हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम हरित क्रांति के बारे में सीखते हैं। हरित क्रांति जिससे कि जो संबंधित है किससे? ये संबंधित है मुख्य रूप से कृषि से। ठीक है, कृषि का हर क्षेत्र से हरित क्रांति की संबंधित है, लेकिन एक विशेष क्षेत्र जिसे हम कृषि के एक फसल के रूप में जानते हैं, जिसको गेहूं बोलते हैं, गेहूं को लेकर के हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत विश्व स्तर पर कोई और किए थे और भारत के स्तर पर कोई और किए थे। ठीक है, तो शुरुआत में देखते हैं कि इनका विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है और इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। इनके द्वारा विकसित गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली बीज भारत, पाकिस्तान एवं मैक्सिको सहित अन्य देशों में उत्पादन क्षमता बढ़ी। मतलब कि इन्होंने एक गेहूं बीज को विकसित किया जो हाई यील्डिंग सीड्स प्रोडक्शन था। और ये इसका प्रयोग सबसे पहले इन्होंने अपने देश मैक्सिको में भी किया। उसके बाद अमेरिका के मैक्सिको में किया। उसके बाद भारत, पाकिस्तान में भी किया और उत्पादन क्षमता बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ा। उत्पादन इनका बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में बढ़ा। ठीक है, अब आते हैं भारत में। भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी हैं। इन्होंने 60 के दशक में 60 के दशक में इन्होंने शुरुआत की थी हरित क्रांति की। ठीक है, भारत में, है ना। तो इन्होंने गेहूं की उच्च उपज वाली किस्म हाई यील्डिंग सीड्स का प्रयोग करके उत्पादन क्षमता में वृद्धि ला दिया। मतलब कि उत्पादन क्षमता को इन्होंने क्या किया? दोगुना कर दिया। इन्होंने बहुत ही ज्यादा उत्पादन में वृद्धि लाई। ठीक है, गेहूं के। और बोला जाता है कि 1964 में, ठीक है ना, 1964 में इन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की जो 60 के दशक के दौरान था। और भारत में हरित क्रांति को मुख्य रूप से 3 चरण में देखा गया है। 3 चरण में। पहला चरण 1966 से 1981 के बीच चली। इस चरण में किन किन राज्यों में, भारत के किन किन राज्यों में प्रमुखता दी गई? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहला चरण में इन्होंने वहां पर जब प्रयोग किया हाई यील्डिंग सीड्स गेहूं के विट का, तो वहां पर उनका उत्पादन क्षमता में वृद्धि पाया गया बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो इससे प्रेरित होकर के द्वितीय चरण की शुरुआत कर गई 1981 से 95 के बीच में। इन्होंने द्वितीय चरण की शुरुआत और भी अन्य राज्यों में किया, तो देखा कि उत्पादन क्षमता बहुत ही ज्यादा बढ़ा है। ठीक है, और उत्पादकता मतलब उनकी जो क्वालिटी भी है ना, वो क्वालिटी भी बहुत ही अच्छे मात्रा में। ठीक है, तो ये सबसे प्रेरित होकर के तीसरे चरण की जब शुरुआत करी गई 1995 में, तो इसे पूरे भारत देश में व्यापक रूप से शुरुआत की गई, बहुत ही ज्यादा व्यापक रूप से। और गेहूं की फसल में बहुत ही ज्यादा मात्रा में लाभ भी हुआ, बहुत ही ज्यादा मात्रा में लाभ हुआ। ठीक है, उसके बाद देखा कि 1995 के बाद हर एक क्षेत्र, हर एक राज्यों में, भारत के हर एक राज्यों में गेहूं की फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई। तो इस दौरान भी अन्य कई हरित क्रांति के क्षेत्र में एग्रीकल्चर को अपनाया गया, जैसे कि दुग्ध उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, मछली उत्पादन, है ना, ये सब, पेट्रोलियम उत्पादन, तिलहन उत्पादन, ये सब, झींगा उत्पादन, ये सब सारे चीजें को उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि की गई हरित क्रांति से प्रेरित होकर के, है ना। मतलब कि जो गेहूं का स्वामीनाथन जी ने शुरुआत किया था उससे। 28 जुलाई 2008 में एक बार, सॉरी, 28 जुलाई 2000 ईस्वी में, 28 जुलाई 2000 ईस्वी में केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति
की घोषणा की, ठीक है। और इस घोषणा के अंतर्गत, कृषि नीति के अंतर्गत उन्होंने इंद्रधनुषी क्रांति की व्यवस्था प्रारंभ की, मतलब कि लाया इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति क्या है भाई? जिसमें सभी क्रांतियों को शामिल किया गया। सभी क्रांतियों का मतलब जैसे कि हमने बताया कि भूरी क्रांति, है ना, लाल क्रांति, काली क्रांति, पीली क्रांति, है ना, गुलाबी क्रांति, ये सब जितने भी थे, ये सब सभी क्रांतियों का नाम समावेश किया गया इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत, ठीक है। तो भाई इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत इसको रखा गया। भाई पीली क्रांति में किस चीज को प्रायोरिटी दी गई? जैसे कि हरित क्रांति की जब शुरुआत करी गई थी तो उसमें से गेहूं की शुरुआत करी गई थी, गेहूं फसल का। तो फिर अन्य जो क्रांति है उनमें से कौन कौन क्रांति में किस किस फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी, ठीक है। तो इसे हम एक नजर में देखते हैं। जैसे श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति जब लाया गया तो उसमें दूध उत्पादन क्षमता में वृद्धि की गई, समझ रहे हैं आप। दूसरा भूरी क्रांति, जिसको हम ब्राउन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसमें उर्वरक उत्पादन में, भूरी क्रांति में क्या प्रायोरिटी दी गई भाई? उर्वरक उत्पादन में इसको प्रायोरिटी दी गई। उसके बाद नीली क्रांति, नीली क्रांति में क्या लाया गया भाई? ब्लू रेवोल्यूशन में, उसमें लाया गया मछली उत्पादन, मत्स्य उत्पादन में, ठीक है। लाल क्रांति में जैसे मांस का उत्पादन और टमाटर के उत्पादन क्षमता में वृद्धि की गई। काली क्रांति मतलब कि ब्लैक रेवोल्यूशन में पेट्रोलियम के उत्पादन को शुरुआत की गई, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, पेट्रोलियम उत्पादन वृद्धि करने के लिए काली क्रांति मतलब ब्लैक रेवोल्यूशन को लाया गया। उसके बाद गोल क्रांति, भाई गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से, मतलब कि रॉन्ड रिवोल्यूशन आलू उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद पीली क्रांति, है ना, येलो रेवोल्यूशन, जिसमें तिलहन क्षेत्र में वृद्धि के लिए उसको लाया गया। उसके बाद गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है भाई? झींगा उत्पादन, प्याज उत्पादन से संबंधित है ये, है ना। झींगा उत्पादन में प्रॉन्स जो होते हैं उसके उत्पादन में, उसकी प्रोडक्टिविटी में लाने के लिए, उसके प्रोडक्टिव बढ़ाने के लिए इसका शुरुआत किया गया। उसके बाद एक और आती है सुनहरी क्रांति, जो गोल्डन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या लाया गया भाई? इसमें फल एवं सब्जी उत्पादन और साथ ही साथ शहद यानी हनी उत्पादन में वृद्धि लाई गई। कैसा लगा वीडियो? कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।